और नेपाल में आज से प्रचंड सरकार होगी। प्रचंड ने ली है पीएम पद की शपथ। प्रचंड समेत 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रहा। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तस्वीरें भी हमने देखी थी और उसके बाद आज पीएम पद की शपथ ली। प्रचंड ने उन समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और अपने कार्यभार को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया गया है। अपने देश को और सुदृढ़ करने के लिए संकल्प लिया गया है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब शपथ ग्रहण के लिए यहां पर पहुंचे। नेपाल में आज से प्रचंड सरकार, प्रचंड ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली और उनके साथ 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज देखने को मिला। 7 दलों की साझेदारी से नेपाल में सरकार बनी है। प्रचंड प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार के आगे क्या क्या चुनौतियां रहती हैं। नेपाली नागरिक चीन के नए जासूस। दरअसल चीन को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत में स्थापित कर रहा है जासूसी नेटवर्क। चीन को हिंदी भाषा की जानकारी रखने वालों की तलाश है। नेपाली और तिब्बती नागरिकों को निशाना बनाने के संकेत हैं। भारत में रहकर खुफिया जानकारियां जुटाने का इनपुट भी मिला है। अब पिछले दिनों भारतीय एजेंसियों ने कई नेपाली नागरिकों को पकड़ा भी है। नेपाल स्टडी सेंटर जैसी संस्थाओं पर कड़ी नजर है। तो चीन भारत में अब जासूसी नेटवर्क स्थापित कर रहा है और हिंदी भाषा की जानकारी रखने वालों की तलाश है चीन को, यानी हिंदी भाषियों से अब वो भारत का डेटा चाहता है। नेपाली और तिब्बती नागरिकों को निशाना बनाने के भी संकेत मिल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी फिलहाल काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। भारत में रहकर खुफिया जानकारियां जुटाने का इनपुट भी मिल रहा है। ये तमाम एजेंसियों की सतर्कता है, ये तमाम जानकारी सामने आई है। नेपाली नागरिक चीन के किस तरह से नए जासूस बनते जा रहे हैं, ये हिंदी भाषी नेपालियों की जिस तरह से तलाश चीन कर रहा है। पिछले दिनों भारतीय एजेंसियों ने कई नेपाली नागरिकों को पकड़ा भी था। और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने बड़े खुलासे किए हैं। गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए। एसटीएफ की हिरासत में 23 करोड़ रुपए की चोरी कबूली है। 21 अगस्त 2021 को गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में गुर्गों से चोरी कराई गई। एसटीएफ की टीम ने रिमांड के दौरान 4 करोड़ 12 लाख की रिकवरी की। विकास ने 20 करोड़ से ज्यादा की रकम हवाला के जरिए ठिकाने लगाने की बात भी कबूल ली है। 15 दिसंबर को हरियाणा एसटीएफ ने विकास को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर विकास की जानकारी उन्हें मिली थी और 10 दिन का रिमांड भी अब मिल चुका है। पूछताछ में एसटीएफ ने करोड़ों की नकदी भी बरामद की है और इसी पूछताछ के जरिए 10 करोड़ एसटीएफ अब तक बरामद कर चुका है। वारदात में इस्तेमाल 6 गाड़ियां भी बरामद हो चुकी। तो विकास ने 20 करोड़ से ज्यादा की रकम हवाला के जरिए ठिकाने लगाई है। इस बात को उसने खुद कबूल कर लिया है। विकास ने बड़े खुलासे किए हैं पूछताछ के दौरान। फिलहाल 10 दिन की रिमांड पर है और इसी बीच ये बड़े खुलासे हुए हैं। बड़ी रकम जब्त की गई है और कई गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। 15 दिसंबर को हरियाणा एसटीएफ ने विकास को गिरफ्तार किया था और 15 दिसंबर के बाद आज 26 दिसंबर हो चुकी है। 10 दिन की रिमांड उस वक्त मिली थी गैंगस्टर विकास की और इन 10 दिनों में कई चीजें सामने आई हैं। एसटीएफ को कई चीजों के बारे में पता चला है। रकम कहां से आई, कहां लगाई गई। एसटीएफ ने करोड़ों की नकदी भी इसी पूछताछ में हुए सवालों के जवाबों के मुताबिक बरामद की। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने धर्मांतरण पर देश में मचे बवाल को चिंताजनक बता दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण को लेकर बवाल जो खड़ा किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जबरन या फिर गलत इरादे से कराया गया धर्मांतरण भी ठीक नहीं है। मायावती ने ये बात कल लोगों को क्रिसमस के अवसर पर ट्विटर पर बधाई देते हुए कही। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के नाम पर राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है। तो यूपी सरकार ने 2020 में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बना लिया है और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कानून बना और अब
जबरन धर्मांतरण कराने वालों को सख्त सजा की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार भी नजर आती है। तो लगातार इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से सरगर्मियां बढ़ती हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने जनता का मन टटोलना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक सभी सरकारी कर्मचारियों को लुभाने में लगी हुई हैं तमाम पार्टियां। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की मांग को लेकर बेंगलुरु में धरने पर बैठे कर्मचारियों से उनकी इस मांग को लेकर सहानुभूति जताई। पार्टी हाईकमान के सामने इस मांग को रखने का वादा भी किया। आम आदमी पार्टी ने भी कर्मचारियों से सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया और पार्टी का कहना है कि पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, कर्नाटक में भी सत्ता में आने के बाद इसे लागू किया जाएगा। पिछले ही महीने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया है। इससे अब कर्मचारी खुश तो हैं, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम की भी मांग दोहरा रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम 31 मार्च 2004 को खत्म कर दी गई थी। तो 18 साल पहले कई राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना अपनाई थी। अब पुरानी पेंशन स्कीम को दोहराने की मांग उठ रही है। आगे बढ़ेंगे और शिवसेना उद्धव गुट ने थाने बिल्डर सुसाइड मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। रविवार को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि 2015 में जब बिल्डर सूरज परमार ने सुसाइड किया था तब वहां से एक डायरी मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस डायरी में सुसाइड के लिए मजबूर करने वालों के नाम भी थे, तो लोगों के खिलाफ एसआईटी जांच होनी चाहिए। संजय राउत ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की भी जांच करने की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन कहा है कि डायरी में ES लिखा है। इसका मतलब एकनाथ शिंदे से लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा साल्यान मौत मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें ठाकरे परिवार के नाम शामिल हैं और इसी के विरोध में शिवसेना ने थाने बिल्डर सुसाइड की 7 साल पुरानी फाइलें खोलने की मांग कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में अब कौन कौन शिकंजे में कसा जाएगा, ये देखना रहेगा। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पिरामल रियल्टी ने मकानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में 2200 करोड़ की सेल्स का लक्ष्य रखा है। पिरामल रियल्टी के सीईओ गौरव साहनी ने बताया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 40% की बढ़ोतरी के साथ कुल 2200 करोड़ की सेल्स का लक्ष्य रख लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2012 में स्थापित पिरामल रियल्टी पिरामल समूह की अहम कंपनी है। उन्होंने बताया कि कंपनी मुंबई मेट्रो क्षेत्र में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट आवासीय और कमर्शियल स्पेस के साथ लीडिंग डेवलपर है। उन्होंने बताया है कि कंपनी अपने 4 प्रोजेक्ट्स में पिछले 5 सालों से लगातार 2000 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है। भरोसा जताते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी 2200 करोड़ सेल्स का लक्ष्य जरूर हासिल करेगी। और उधर कोयला मंत्रालय ने कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए 40 से ज्यादा रेल लिंक विस्तार की मांग की है। मंत्रालय का कहना है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अब कोयले की मांग बढ़ी है और इसे समय पर पूरा करने के लिए रेल लिंक का विस्तार काफी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय पर रेल निकास इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं किया गया तो कोयले की मांग पूरी करना एक बड़ी चुनौती होगा। इस साल के मध्य में देश भर में कोयले की कमी पड़ गई थी और इसी महीने की शुरुआत में रेल मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में कोयला मंत्रालय ने कहा है कि 2021-22 में कोयले की 1 अरब टन की मौजूदा मांग 2030 तक बढ़कर 1.5 अरब टन हो जाएगी। ऐसे में रेल निकास इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार बहुत जरूरी है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा नहीं किया गया तो कोयले की आपूर्ति बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगी। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने करदाताओं को छूट रहित व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया है कि व्यक्तिगत करदाताओं को छूट रहित आयकर व्यवस्था में लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक खर्च को अलग रखते हुए सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 24 में जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 6.5 रह सकती है। अगले साल वित्तीय घाटा भी 5.8% हो सकता है।
उन्होंने ये भी बताया कि महंगाई में राहत मिलती दिख रही है और आरबीआई को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इसे लेकर मौद्रिक नीति में ज्यादा सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा वित्त मंत्री के सामने हालात संभालने की एक बड़ी चुनौती है क्योंकि राजस्व खर्च लगभग तय है। नीतीश की शराबबंदी गलफांस। शराब से मौतों को लेकर इन दिनों नीतीश पर निशाने हैं और जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जेडीयू में नीतीश के खिलाफ बवाल के एक नेताजी ने संकेत दे दिए हैं। अब चुनाव होने पर जेडीयू के दहाई में सिमटने के संकेत हैं। नीतीश की शराबबंदी का असर सहयोगी आरजेडी वोट बैंक पर भी है। तेजस्वी का पीड़ित परिवारों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के संकेत सामने आए हैं। तेजस्वी की बेबसी पर नीतीश की नाक के भारी होने के संकेत हैं। शराबबंदी को लेकर भी नीतीश से मोहभंग होने के संकेत हैं। क्या अब गरीब बीमारू राज्य को मिलेगी कोई राहत? सवाल बरकरार। तो आरजेडी और जेडीयू के बीच फिर से कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी चर्चा हो रही है और आधार है शराबबंदी। और यही शराबबंदी गलफांस बनती जा रही है। तेजस्वी का पीड़ित परिवारों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है जिसके संकेत मिलते रहते हैं और तेजस्वी की बेबसी पर नीतीश की नाक भारी होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या इसके सियासी समीकरण होंगे ये जरूर देखना होगा, पर फिलहाल शराबबंदी को लेकर नीतीश से मोहभंग होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। और दिल्ली में फिर लौटी पंजाबी राजनीति। दिल्ली में पंजाबी बनिया समुदाय राजनीति की धुरी है। जाटों का अगुआ साहिब सिंह कुछ दिन सरकार में रहे हैं। लंबे समय तक मदन लाल खुराना, विजय मल्होत्रा रहे हैं। फिर चत्ती लाल गोयल और बेटे विजय गोयल रहे हैं। वैश्य समाज से डॉक्टर हर्षवर्धन भी बड़ा चेहरा रहे हैं। पिछले 8-9 साल में प्रवासी नेताओं का दबदबा रहा है। दिल्ली में विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी अब लंबे समय बाद वीरेंद्र सचदेवा के जरिए पंजाबी राजनीति पूर्णकालिक अध्यक्ष भी किसी पंजाबी को ही बनने के संकेत हैं। अब पंजाबी और वैश्य भाजपा के कोर वोटर हैं। तो दिल्ली में फिर से लौटी है पंजाबी राजनीति। पिछले 8-9 सालों में प्रवासी नेताओं का ही यहां पर दबदबा देखने को मिलता रहा है और इसी को लेकर चर्चाएं कई सरगर्म हैं। अब दिल्ली में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रामवीर सिंह विधुड़ी हैं और लंबे समय बाद वीरेंद्र सचदेवा के जरिए अब पंजाबी राजनीति भी यहां पर भारी होती हुई दिख सकती है। पूर्णकालिक अध्यक्ष भी किसी पंजाबी के ही बनने के संकेत मिल रहे हैं। किसी पंजाबी को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और पहले राजनीतिक कार्यक्रम में खड़गे की परीक्षा। खड़गे का पहला राजनीतिक कार्यक्रम मुंबई में 28 दिसंबर को मुंबई में खड़गे करने वाले हैं एक रैली और कर्नाटक में स्वागत होगा। गुजरात में रैलियों के बाद कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में भी संबोधित उन्होंने किया था, लेकिन मुंबई की रैली खड़गे का पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस को दी है। आखिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यक्रम से दूरी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है इसी बीच। और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस के प्रमुख जगताप जुटे हैं तैयारियों में। तैयारी बैठकों में क्यों नहीं आए मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता, ये सवाल एक बार फिर से कांग्रेस को घेरे हुए है। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले है खड़गे की ये अहम रैली। अब देखना होगा कि कितनी भीड़ जुटा पाते हैं और उस भीड़ को कितना वोटर टर्नआउट में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या और बड़ी परीक्षा होगी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर वो संबोधित करते रहे हैं, लेकिन अपने दम पर अकेले ये एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा और इसीलिए इसे पहला राजनीतिक कार्यक्रम भी माना जा रहा है जिसमें खड़गे की परीक्षा होगी। बहरहाल जिम्मेदारियां जो है वो मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस को दी जा चुकी हैं, वो तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता जो मुंबई के हैं वो तैयारी बैठकों में नहीं आए। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वहां भी खेमों में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। और उद्घाटन से दूर रहे सरकार के मित्र। रीवा सीधी टनल उद्घाटन समारोह की राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा हो रही है। सरकार के मित्र ने आयोजन से दूरियां आखिर क्यों बनाई, जबकि टनल का निर्माण सरकार के गैर राजनीतिक मित्र ने ही किया और निर्माणकर्ता ही जिम्मेदारी शुभारंभ के आयोजन की उनकी थी, लेकिन शुभारंभ के आयोजन का क्रेडिट भी निर्माणकर्ता को दिया जाता, फिर भी वो उद्घाटन समारोह से दूरी बनाते हुए नजर आए। निर्माता एजेंसी के कर्ता धर्ताओं की यहां से दूरी नजर आई। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जांच एजेंसियों के रडार पर लोगों से सरकार की दूरी के ये संकेत मिले हैं। अब सरकार के मित्र भी ऐसी ही एक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। सरकार ही नहीं बल्कि मित्र भी दूरियां बनाकर रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। तो टनल का शुभारंभ जहां निर्माणकर्ता को बड़ा क्रेडिट भी दिया जाता, बड़ा आयोजन था, लेकिन आखिर सरकार के ये मित्र और ये निर्माणकर्ता इस उद्घाटन समारोह से दूर क्यों रहे, इसको लेकर कई चर्चाएं हैं। इतना बड़ा क्रेडिट दिया जाता, लेकिन फिर भी उद्घाटन समारोह से निर्माता एजेंसियां जो हैं उनके कर्ता धर्ता क्यों दूर रहे। ये जानकार सूत्र जो हैं वो इस पूरे मामले में कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं। जानकार सूत्रों की जानकारी की माने तो जांच एजेंसियों के रडार पर जो लोग हैं फिलहाल वो सरकार से दूरी बना रहे हैं। तो इन मित्रों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के रडार पर हैं, जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और ऐसी ही एजेंसियों के जांच के दायरे में सरकार के ये मित्र हैं। इसी वजह से एक बड़ा कारण इसे माना जा रहा है कि उन्होंने इस उद्घाटन से अपनी दूरी बनाकर रखी। तो सियासी अखाड़े में हरियाणा का पहलवान, जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। संसद में एक नेताजी ने लगाई आला नेता से गुहार। अनौपचारिक मुलाकात में नेताजी ने बयां किया दर्द, सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलने पर सुनाई अपनी व्यथा और सदस्य की मूल भावनाओं को आहत होने की पूरी कहानी उन्होंने बताई। आला नेता ने चुटकी लेकर जवाब दिया, कहा हमने सियासी अखाड़े में हरियाणा का पहलवान उतारा है जो बड़े बड़े धुरंधरों को भी चित कर देगा। आला नेता के जवाब पर नेताजी के चेहरे पर खामोशी छा गई। तो अनौपचारिक मुलाकात हुई जिसमें नेताजी ने अपना दर्द बयान किया, उनका दर्द छलका तो सामने से भी उस पर टिप्पणी हुई। सदन में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला, जिसको लेकर वो परेशान थे और इसी को लेकर उन्होंने अपनी व्यथा भी सामने वाले के सामने रखी और सदस्य की मूल भावनाएं आहत होने की व्यथा भी उन्होंने बयान की। हालांकि इस व्यथा को सुनकर आला नेता ने चुटकी ली, क्योंकि जिसके सामने अपना दर्द उन्होंने बयान किया वो ही उस पर चुटकी लेकर जवाब देता नजर आया कि हमने तो सियासी अखाड़े में हरियाणा का पहलवान उतारा है।